हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स दरिया लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीएससी की वीडियोज़ प्रोवाइड कराता हूं, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूं। मेरा टॉपिक क्या है? इक्विवेलेंस ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो डाल रखा है, बट वो वीडियो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग डाला हुआ है मैंने। और उस वीडियो में मैंने बताया क्या है, दो नेटवर्क्स का इक्विवेलेंस शो किया हुआ है, पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन और टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस कर रखा हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या आ गई है कि इसमें जो वीडियो मैंने डाला हुआ है ये इम्पीडेंसेस के टर्म में मैंने डाला हुआ है। इम्पीडेंसेस का मतलब आप लोग जानते हैं कि जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स होता है, जहाँ पे आर हमारे रियल क्वांटिटी है, यानी कि रियल रेजिस्टेंस जो सर्किट में लगा हुआ है, और एक्स क्या है? इमेजिनरी इम्पीडेंस कह सकते हैं या इमेजिनरी पोजीशन है, जो कि सर्किट में एक्चुअल में नहीं लगा होता है बट इफेक्ट क्रिएट करता है। ठीक, तो जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी सी, तो कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर ये जेड के टर्म में हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो का आप रेजिस्टेंसेस के टर्म में डाल दीजिए। तो जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये वीडियो फिर से बना रहा हूँ रेजिस्टेंसेस के टर्म में। ठीक, तो रेजिस्टेंसेस के टर्म में भी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर पूरा सेम है। आप लोग अगर चाहें तो जेड के जहाँ पे आर लिख के वहाँ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल सेम आएगा। यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि दो नेटवर्क्स टी एंड पाई नेटवर्क एक दूसरे के इक्विवेलेंट कब होते हैं, पाई टू टी ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, और टी टू पाई ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक, तो ये तीन टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं चलता हूँ अपने पहले पेज पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। देखिए, पहले हम लोग टी और पाई दो नेटवर्क बना लेते हैं, तो समझते हैं क्या क्या है। पहला मैं फॉर्म करने जा रहा हूँ टी नेटवर्क। ठीक, टी नेटवर्क में हमारा क्या होगा, तीन रेजिस्टेंसेस होंगे जो कि टी के फॉर्म में जुड़े होंगे। ठीक, अब यहाँ पे मैं टर्मिनल्स को कुछ नाम दे रहा हूँ। जैसे इसको मैं फर्स्ट टर्मिनल मान ले रहा हूँ, यहाँ इस टर्मिनल को मैं सेकेंड टर्मिनल मान ले रहा हूँ, और चूंकि यहाँ नीचे दोनों कॉमन है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक टर्मिनल एक ही है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, थर्ड टर्मिनल। ठीक, रेजिस्टेंसेस जो हैं उनको मैं इसको R1 मान रहा हूँ, इसको R2 मान लेता हूँ, इसको R3 मान लेता हूँ। ठीक, जस्ट इसके बगल में हमें पाई नेटवर्क फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक, पाई नेटवर्क कैसे हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पर भी हम लोग तीन रजिस्टर्स लेंगे और इनको पाई के फॉर्म में ऐड कर देंगे। ठीक, यहाँ पर भी हमारे पास एक कॉमन टर्मिनल होगा। यहाँ अगेन मैं टर्मिनल्स को नाम देने जा रहा हूँ, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, वही जो पहले मैंने माना हुआ है। इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया, 3। ठीक, यहाँ पे जो मैं नाम दे रहा हूँ रेजिस्टेंसेस को, तो इसको मैं RA मान लेता हूँ, इस रजिस्टर को RB मान लेता हूँ मैं, और इसको मैं क्या मान लेता हूँ, RC। ठीक, तो ये हमारा RA RB और RC हो गया। अब देखिए, दो नेटवर्क्स हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ यहीं पे, जो हमारा टी नेटवर्क है इसको कुछ बुक्स में वाई नेटवर्क भी लिखते हैं। क्यों लिखते हैं तो भी ध्यान समझ लीजिए। जैसे टी हमारा ऐसे फॉर्म किया जाता है। ठीक, तो टी नेटवर्क में तीन रेजिस्टेंसेस यहाँ लगे हुए हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये टी ही वाई के फॉर्म में आ जाता है। तो टी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक, इसी तरह से जो हमारा पाई नेटवर्क है, इस पाई नेटवर्क को हम लोग डेल्टा नेटवर्क बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो नीचे दोनों टर्मिनल्स हैं कॉमन है, मतलब ये पॉइंट एक ही होगा, तो हम लोग कुछ इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लिया, एक रेजिस्टेंस नीचे लगा लिया, और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा लिया, इन दोनों कॉमन कर दिया, तो ये पॉइंट हमारा कॉमन हो जाएगा। ये हमारा RA हो जाएगा, ये हमारा RB और ये RC। ठीक, तो इस तरह से कर करके ये एक डेल्टा फॉर्म करता है, डेल्टा के फॉर्म में आता है ये। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा नेटवर्क। तो टी नेटवर्क को वाई नेटवर्क और पाई नेटवर्क को डेल्टा नेटवर्क भी बोला जाता है। कुछ मैक्सिमम बुक्स में भी दिया हुआ है, तो अलग अलग जहाँ पे अपना पूछने का तरीका अलग अलग है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि इक्विवेलेंस ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क ना कर करके टी एंड वाई एंड डेल्टा नेटवर्क भी दिया जा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले हम लोग प्रूव करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ टी एंड पाई नेटवर्क। तो इसमें इक्विवेलेंट कब होंगे? तो हमारा जो नेटवर्क दिया गया है टी और पाई, इसके हम लोग दो टर्मिनल्स का पेयर लेंगे और जो रेजिस्टेंसेस आएंगे बीच में, अगर दोनों के बीच में, मतलब कि इसके 2 टर्मिनल ले रहे हैं, इसके बीच का रेजिस्टेंस इसके 2 टर्मिनल सेम टर्मिनल्स लेंगे और उनके बीच के रेजिस्टेंस के बराबर आ गया, ठीक। और तीनों केस के लिए, यानी कि मैं यहाँ पे 3 केस ले सकता हूँ, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, ठीक। ये 3 केस हमारे पास बन सकते हैं। तीनों केसेस के लिए अगर इक्वल हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा नेटवर्क दोनों जो है इक्विवेलेंट है, ठीक। तो मैं इसको लिख देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लिख देंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो हमको क्या क्या करना है ध्यान दीजिएगा। हम निकालेंगे क्या इसमें, R12 T नेटवर्क, ठीक, अगर किसके बराबर हो जाए, R12 पाई नेटवर्क के, मतलब 1 और 2 टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस कहाँ मिल जाए, 1 और 2 टर्मिनल के बीच में पाई नेटवर्क में, ठीक। इसी तरह से R13 T नेटवर्क किसके बराबर हो जाए, R13 पाई नेटवर्क के। और बचा क्या, 2-3 बचा हुआ है, तो R23 T नेटवर्क किसके बराबर हो जाए, R23 पाई नेटवर्क के, ठीक। तो अगर ये तीनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक, ये तीनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये दोनों नेटवर्क्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, ठीक। तो इन दोनों नेटवर्क्स को एक साथ इक्विवेलेंट बताया जा सकता है। अब देखिए, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस सेम चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोग जिस भी 2 टर्मिनल को लेंगे उसके बीच एक बैटरी लगाएंगे और देखेंगे कि उसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, ठीक। रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन क्या आ रहा है, ठीक, उसके हिसाब से रेजिस्टेंसेस की वैल्यू लिखेंगे। तो जैसे मैं पहला लेके चल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इस डिस्प्ले को छोटा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती चली जाए और दिखे साफ साफ, ठीक। अब यहाँ जैसे कि मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ फर्स्ट और सेकेंड नेटवर्क, ठीक। तो फर्स्ट और सेकेंड नेटवर्क में क्या आएगा हमारे पास, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड नेटवर्क के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करूँगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्लस माइनस, तो हमारा करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट का डायरेक्शन मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर देता हूँ। येलो कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारा करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगी, ठीक। मतलब R1 और R2 के थ्रू होकर के करंट हमारी जाएगी। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई करूँगा, पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहाँ करंट हमारी कैसे फ्लो करेगी, यहाँ पे जो करंट जाएगी हमारी वो RB के थ्रू एक करंट जाएगी और यहाँ से करंट 2 पार्ट में बटी भी होगी, तो एक करंट यहाँ से घूम करके भी जाएगी, ठीक। मतलब RA और RC के थ्रू। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, मैं एक पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, दूसरे को आप लोग ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जब इसमें हमारी करंट R1 और R2 दोनों से जा रही हैं और एक ही करंट दोनों में फ्लो कर रही है, तो ये हमारे दोनों रेजिस्टर सीरीज में है। मतलब अगर सीरीज में है तो हम क्या लिख सकते हैं, R12 T की वैल्यू कितनी आएगी, तो उसको मैं लिख सकता हूँ R12 T की जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी R1 प्लस R2 के बराबर। सीरीज कम्बिनेशन इन दोनों का ले लेंगे हम, तो R1 प्लस R2 बराबर आ जाएगा। उसी तरह से जब इसके लिए हम लोग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट एक हमारी RB के थ्रू जा रही है और दूसरी करंट R1 और RC के थ्रू जा रही है। मतलब RB और RA प्लस RC का कम्बिनेशन आपस में पैरेलल में है और RA और RC में एक ही करंट है, मतलब ये दोनों आपस में सीरीज में है, ठीक। तो हमारे पास बन क्या रहा है, ध्यान से दीजिएगा कि RA और RC सीरीज में है, तो RA प्लस RC एक रेजिस्टेंस हो गया और दूसरा क्या हो गया RB, और ये दोनों ही पैरेलल में है। तो पैरेलल में होने का मतलब क्या है, हम क्या लिखते हैं, पैरेलल के लिए फार्मूला था 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। ये 1 लिखा हुआ है, सॉरी। अब देखिए
इसको अगर आप लोग सॉल्व कर देंगे तो सीधे क्या आ जाता है, R इज इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये तो आप लोग जानते हैं, सीधे इसको सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं दोनों कैल्शियम लेकर के। अब इसी के बेसिस पे अगर मेरा R1 ये हो और R2 ये हो, ठीक, तो हमारे R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या यूँ मैं कहूँ कि हमारा जो R12 पाई की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी। R12 पाई की जो वैल्यू आएगी, देखिए ये हमारा R1 है और ये R2 है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी RB इंटू RA प्लस RC अपान दोनों का सम। तो यहाँ पे इन दोनों का सम आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, RA प्लस RB प्लस RC, ठीक। तो एक इक्वेशन हमारा ये आ जाएगा, एक तरफ ये है दूसरी तरफ ये आ गया, ठीक। R12 T के लिए निकल गया, R12 पाई के लिए निकल गया। इसी तरह से हम निकालेंगे किसके लिए, 1-3 के लिए और 2-3 के लिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये पूरा प्रोसीजर बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ। आप लोग केयर करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। थोड़ा सा मैं बोर्ड को शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, नेटवर्क आपको दिखते रहेगा, ठीक। मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ R13 T। अब देखिए जब 1 और 3 के बीच में हम बैटरी लगाएंगे तो हमारी करंट किधर से जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान से 1 और 3 के बीच में, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस का कोई कंपलसरी नहीं किधर मैं लगा रहा हूँ, प्लस नीचे भी ले सकता था ऊपर भी ले सकता हूँ, कहीं भी ले सकता हूँ, प्लस माइनस किधर भी ऐड कर दीजिए। करंट का डायरेक्शन फोकस कीजिएगा किस रेजिस्टेंस में कौन सी करंट जा रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस किया तो मेरा करंट इधर से इधर फ्लो करेगा, ठीक, जाकर के रिटर्न होगा माइनस में। अब की बार करंट किसमें जाना है, R1 और R3 में, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी वैल्यू, R1 प्लस R3। सिमिलरली अगर यहाँ मैं अप्लाई करूँ बैटरी, तो यहाँ देखिएगा प्लस माइनस में कर रहा हूँ, तो एक करंट हमारी RA से होके जाएगी और दूसरी करंट RB और RC से घूम करके, सॉरी, ठीक। तो अब की बार RB और RC सीरीज में होंगे और RA क्या होगा, पैरेलल में होगा, RB और RC के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में, ठीक। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, R13 पाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों सीरीज में है, मतलब RA मल्टीप्लाइड बाई RB प्लस RC अपान नीचे वही आएगा RA प्लस RB प्लस RC, क्योंकि सम तो वही होना है, ठीक। तीनों को हमको सम करना ही करना है, तो आ जाएगा। इसी तरह से जब आप लोग लिखेंगे 2 और 3 के लिए, ये 2 टर्मिनल था ये 3 टर्मिनल था, 2 और 3 के लिखेंगे तो करंट इधर से फ्लो करेगी, तो R2 और R3 आएगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ R23T, ये किसके बराबर आ जाएगा, R2 प्लस R3 के। यहाँ जब लिखूँगा मैं तो हमारा कितना आ जाएगा, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, R23 पाई, R23 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, ठीक। तो अब देखिए 2 और 3 में लगा रहा हूँ मैं, तो 2 और 3 में जब बैटरी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक करंट RC से होके जाएगी और दूसरी करंट RB और RA से घूम के आएगी, मतलब अब की बार RB और RA सीरीज में होंगे और RC कहाँ होगी, पैरेलल में होगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, RC मल्टीप्लाइड बाई RA प्लस RB अपान में RA प्लस RB प्लस RC, ठीक। लिखा हुआ ना समझ में आएगा तो मैं बोल भी रहा हूँ, वर्ड्स को ध्यान सुनेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, ये चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तीसरा इक्वेशन, ठीक। ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया है। अब इन 3 इक्वेशंस को मैं क्या करने जा रहा हूँ, इक्वेट करने जा रहा हूँ, ठीक। तो अब नेटवर्क का हमारा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेटवर्क से मैंने जो लिखना था लिख लिया। अब सीधे इन इक्वेशंस की बारी है, ठीक। तो इस इक्वेशंस को नीचे में लिख रहा हूँ एक साथ,
यहाँ से देखिए R12T है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये R1 प्लस R2, तो मैं लिख रहा हूँ R1 प्लस R2। अब R12 पाई किसके बराबर आया है, ये है, इसको लिख लेता हूँ मैं। तो कितना आ जाएगा, RB अंडर ब्रैकेट RA प्लस RC अपान RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, उसी तरह से R12T कितना आया हुआ है, R1 प्लस R3, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, R1 प्लस R3 इक्वल्स टू, यहाँ R13 पाई कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो इसको मैं लिख लूँगा क्या, RA अंडर ब्रैकेट RB प्लस RC अपान RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, सिमिलरली हमारे पास क्या हुआ है, R23T, R23 कितनी है, R23T R2 प्लस R3, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, R2 प्लस R3। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे आया हुआ है पाई में, तो पाई के बराबर हम करेंगे तो RC अंडर ब्रैकेट RA प्लस RB अपान RA प्लस RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, और अगर ये तीनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ठीक, मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, इसको इक्वेशन A कर दे रहा हूँ, इसको B कर दे रहा हूँ, इसको C कर देता हूँ। ठीक, चूँकि इक्विवेलेंस इक्वेशन है तो कुछ लोग इसको A1 A2 A3 बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है, ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर ये तीनों इक्वेशंस एक साथ सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो हम कहेंगे कि हमारा T और पाई नेटवर्क क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी कि हमको इक्विवेलेंसी प्रूफ करने के लिए ये तीनों रेजिस्टेंसेस बराबर दिखाने पड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ तक हमारी कहानी क्या थी, इक्विवेलेंस की। ठीक, तो अगर हम ये शो कर पा रहे हैं कि ये तीनों इक्वेशंस बराबर हैं तो इसका मतलब हमारा T नेटवर्क और पाई नेटवर्क क्या है, इक्विवेलेंट है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, चलेंगे हम लोग पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। ठीक, कोई भी कर सकते हैं, बट पाई टू टी पहले हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसी से हम टी टू पाई का कैलकुलेशन बड़ा आसानी से कर लेते हैं। ठीक, पहले टी टू पाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लंबा हो जाता है। ठीक, अब चलता हूँ मैं आगे, तो मैं करूँगा क्या, ध्यान से देखिएगा। मैं नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, करने क्या जा रहा हूँ मैं, पाई टू टी नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब पाई टू टी नेटवर्क ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझिए। इसके लिए मुझे थोड़ा सा पीछे पेज पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, पाई से टी में कन्वर्ट करना है मुझे। तो पाई से टी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि मैं टी नेटवर्क के इम्पीडेंसेस की वैल्यू टी नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पाई नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस के टर्म में फाइंड आउट कर लूँ। ठीक, इम्पीडेंसेस बार बार इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं हमेशा इम्पीडेंस का यूज़ करता हूँ मैं, तो इम्पीडेंसेस बार बार निकल रहे हैं मुँह से। मतलब कुल मिला के क्या है, टी नेटवर्क के जो रजिस्टर्स हैं इनकी वैल्यूज हम किस में फाइंड कर लें, पाई नेटवर्क के रजिस्टेंस के टर्म में। ठीक, मतलब हमको R1 R2 और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ये ध्यान दीजिएगा। R1 R2 और R3 की वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं RA RB और RC के टर्म में, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमने पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट किया। मतलब हमको गिवन क्या होगा, सिंपल से समझिए, हमको गिवन होगा पाई नेटवर्क। ठीक, पाई नेटवर्क गिवन होने का मतलब RA RB और RC की वैल्यू हमको मालूम होगी, हमको कन्वर्ट किस में करना होगा, टी नेटवर्क में। मतलब R1 R2 और R3 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी। अगर R1 R2 R3 की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई तो हम इस नेटवर्क को बना सकते हैं बड़ा आसानी से। तो यही करने जा रहे हैं हम लोग। तो अब ध्यान से देखिएगा, R1 R2 R3 की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी जो तीनों इक्वेशंस आए हुए हैं A B C, इन तीनों को मैं ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक, इन तीन इक्वेशंस को, ये तीनों एक सीरीज में चलते हैं, ज़्यादा आसान पड़ता है पढ़ाना कि एक साथ लेक्चर ले लेते हैं। तो इन तीनों को मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। अब ऐड करने पर आएगा क्या, ध्यान से देखिए,
यहाँ 2 बार आपको R1 दिख रहा होगा, 2 बार ही R2 दिख रहा है और 2 बार ही R3 दिख रहा होगा। ठीक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो आएगा हमारे इक्वेशन के 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, अगर ऐड करूँगा तीनों को तो। ठीक, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे RAR भी यहाँ आएगा, RAR भी यहाँ भी आएगा, बाकी तो कहीं नहीं आ रहा है। ठीक, मतलब 2 बार हमारा RAR भी आएगा, उसी तरह से RBRC यहाँ आएगा और RBRC यहाँ भी आएगा, 2 बार हमारा RBRC आएगा और 2 बार ही RCRA आएगा। जैसे देख लेंगे आप लोग कि यहाँ से क्या आएगा RCRA और यहाँ पर भी क्या है RCRA, 2 बार ही आ जाएगा। ठीक, और नीचे जो है RA प्लस RB प्लस RC है ही, तो ये टर्म कॉमन है, तो ऐड करेंगे तो एलसीएम लेने पर ही आएगा। ठीक, तो ये इसको मैं सीधे लिखने जा रहा हूँ। तो अब इन्हीं तीनों इक्वेशंस को ऐड करके मैं लिखने जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक, यहाँ मैं क्या लिखूँगा, एडिंग इक्वेशंस A, B एंड C। ठीक, 3 इक्वेशंस मैंने माने हुए हैं, इन तीनों को ऐड करने जा रहा हूँ। मैंने क्या बताया क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ इस साइड R1 प्लस R2 प्लस R3 था, तो क्या आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, दूसरी साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA। ठीक, और होल टोटल अपान RA प्लस RB प्लस RC। ठीक, ये इक्वेशन आ जाएगा तीनों को ऐड करने पर। जो पीछे मैंने ABC इक्वेशन बनाए हुए थे उन तीनों इक्वेशंस को मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब हमको फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, R1 R2 R3 की। अब अगर हमको R1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो इक्वेशन में R2 R3 है, R2 प्लस R3, उसको मैं माइनस कर दूँ, आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पीछे से देख लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, R1 हमको फाइंड आउट करनी है, यानी कि R2 और R3 को हटाना है। तो ये इक्वेशन ध्यान से देखिए, R2 प्लस R3, इसको माइनस कर दूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, R1 की वैल्यू सीधे मिल जाएगी। R2 प्लस R3 वाले को जब माइनस करूँगा तो माइनस क्या होगा, RBRC और RARC वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो RARC RBRC ये 2 टर्म कैंसिल होंगे, ध्यान दीजिएगा। तो मैं अगले पे चल रहा हूँ, RARC RBRC ये दोनों टर्म कैंसिल होंगे इधर से। यहाँ पे क्या है, RARB बचेगा। तो हमारा क्या आ रहा है, मैं लिख देता हूँ सीधे, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन PT1, या PT1 ना कह करके मैं इसको इक्वेशन P कर दे रहा हूँ। ठीक, इक्वेशन P माइनस फ्रॉम इक्वेशन P माइनस C। ठीक, इधर इक्वेशन C था, पीछे ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन C को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। तो हमारे पास बचेगा क्या, P माइनस C करूँगा तो हमारे पास जो बच रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। R2 प्लस R3 इधर था तो एक माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारा R1। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, R1 की वैल्यू। R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने अभी कहा था RBRC और RARC वाला टर्म माइनस हो जाएंगे। यहाँ पीछे देख लीजिए, फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ मैं, RARC और RBRC वाला टर्म माइनस हो रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों हट जाएंगे, RARB बचेगा। तो हमारे पास क्या आया, RARB अपान में RA प्लस RB प्लस RC। ये किसकी वैल्यू आ गई, R1 की। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ PT1। PT1 का मतलब पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट मिल गया। इसी तरह से हमको फाइंड आउट करना है R2 की वैल्यू। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखिएगा,
R2 की वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे क्या, पहले ये लिख देता हूँ मैं ताकि आप लोगों को क्लियर होता चला जाए। अब R2 निकालना है मतलब R1 और R3 वाला हमको माइनस करना है। R1 और R3 वाला है कौन सा, दूसरा वाला है, ठीक। मतलब इक्वेशन बी को मैं माइनस करने जा रहा हूँ। इसमें क्या हटेगा, RA RB RA RC, ठीक, RA RB RA RC मतलब RB RC बचेगा, ठीक। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन P माइनस B बचेगा क्या हमारे पास, R2 इज इक्वल टू RB RC अपान RA प्लस RB प्लस RC, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, P22 मतलब पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड इक्वेशन, ठीक, ये आ जाएगा। इसी तरह से जब तीसरा हमको R3 निकालना होगा तो हम लोग A वाले को माइनस करेंगे, R1 प्लस R2 माइनस कर देंगे, R3 बच जाएगा हमारे पास। और इसमें कौन सा माइनस हो जाएगा, RA RB और RB RC, ठीक, ध्यान दीजिएगा, RA RB फर्स्ट टर्म और RB RC मतलब सेकेंड टर्म, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे या माइनस हो जाएंगे, कैंसिल नहीं होता है माइनस होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट और सेकेंड हटा देंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, ये वाला। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन P माइनस A, ठीक, क्या आ जाएगा हमारे पास, R3 की वैल्यू, फर्स्ट और सेकेंड टर्म हट रहे हैं, ठीक, RA RC बचेगा, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, RA प्लस RB प्लस RC, ये हमारा हो जाएगा PT3, ठीक। अब ये जो PT1 PT2 और PT3 है, ये तीनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशंस बोले जाते हैं, ठीक। मतलब इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम R1 R2 R3 की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, और इन तीनों की वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट कर लिए तो हम किसी भी पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो क्या करेंगे, टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन, यानी टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। अब की बार क्या होगा, टी नेटवर्क को अगर पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि हमको टी नेटवर्क के रेजिस्टेंसेस दिए गए होंगे, रेजिस्टेंसेस टी नेटवर्क के दिए जाने का मतलब R1 R2 R3 हमको दिया गया होगा, ठीक। और कन्वर्ट किस में करना है, RA RB और RC में, मतलब हमको RA RB और RC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो मैं करूँगा क्या, सिंपली जो ये इक्वेशन हमको मिले हुए हैं तीन, पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। कैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ, सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन के साथ, और थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा, ठीक। मतलब दो दो का मल्टीप्लाई करूंगा और तीनों को एक साथ ऐड कर दूंगा। अब वही मैं करने जा रहा हूँ आगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसको मैं इसी पे कंप्रेस कर दे रहा हूँ। ये तीनों इक्वेशंस आप लोगों को दिख रहे होंगे, ठीक। और यहीं से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, T2 पाई ट्रांसफॉर्मेशन, मैं जो करने जा रहा हूँ उसको लिख दे रहा हूँ एक बार ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर होती रहें। फ्रॉम इक्वेशंस PT1 मल्टीप्लाइड बाई PT2 प्लस PT2 मल्टीप्लाइड बाई PT3 प्लस PT3 इज मल्टीप्लाइड बाई PT1, ठीक। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और फर्स्ट थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक। तीनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो R1 R2 आएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो R2 R3 आएगा, और फिर नीचे और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, R1 और R3 आएगा,
ठीक। तो ये जो हमारे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तीनों का सम करूँगा तो तीनों 8 होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का तो हो गया, मल्टीप्लाई करके मैंने ऐड कर दिया। अब राइट हैंड साइड में आएंगे। राइट हैंड साइड में जब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे तो स्क्वायर आएगा, ये दोनों में सेम टर्म है। ऊपर क्या आएगा हमारे पास, आर ए आर बी, और आर बी यहाँ भी है, आर सी है, मतलब आर ए आर बी स्क्वायर आर सी आएगा। ठीक। उसी तरह से अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आर ए आर बी आर सी स्क्वायर आएगा। ठीक, मतलब एक का स्क्वायर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और जब तीसरे और पहले को मल्टीप्लाई करूंगा तो आर ए स्क्वायर आर बी आर सी आएगा, मतलब आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, किसी एक का स्क्वायर हो रहा है। अब अगर इन तीनों में से मैं एक बार लिख दे रहा हूं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। तो हमारे पास आ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, आर ए आर बी स्क्वायर आर सी प्लस, चूंकि मैं नीचे ऐड कर रहा हूं तो सबके एलसीएम में क्या आएगा, सब दोनों का स्क्वायर ही आएगा, या उसको भी लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस मैं करूँगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, दूसरे और तीसरे को आर ए आर बी आर सी का स्क्वायर अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। थोड़ा छोटा छोटा मैं इधर लिख रहा हूँ बट मैं बोलता जा रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा पहले जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आर ए स्क्वायर आर बी आर सी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक। अब तीनों में नीचे स्क्वायर है तो काम एलसीएम हो जाएगा एक ही। और ऊपर वाले में से मैं आर ए आर बी आर सी कॉमन कर सकता हूँ, देखिए तीनों में है। तो कॉमन करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ। अब हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू आर ए आर बी आर सी मैंने कॉमन कर लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ देखिए आर बी बचेगा, यहाँ आर सी बचेगा, यहाँ आर ए बचेगा। ठीक, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, यहाँ से अलग है, अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी का होल स्क्वायर। ठीक। अब यहाँ भी देखिए आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी ऊपर भी है नीचे भी है, एक से कट जाएगा, यहाँ स्क्वायर है चूँकि, नीचे एक बचेगा। यानी कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 इज इक्वल टू आर ए आर बी आर सी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, इसको मैं कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर टी। ध्यान दीजिएगा, इसको इक्वेशन मैंने क्या बोल दिया, टी। ये हमारा मेन इक्वेशन है। यहाँ से कट करने के बाद जो बचा, ये फाइनल इक्वेशन मेरा बचा हुआ है, इसको मैंने इक्वेशन टी बोल दिया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, हमको वैल्यूज़ किसकी फाइंड आउट करनी है, ध्यान दीजिएगा। हमको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है आर ए आर बी और आर सी की। ठीक, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इक्वेशन टी को, जैसे हमको आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ देखेंगे कि इसमें आर बी और आर सी किस में है, सेकेंड वाले में है। तो अगर इक्वेशन टी को मैं पी टी टू इक्वेशन से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से आर बी आर सी कट जाएगा, और नीचे वाला टर्म आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी यहाँ भी है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी यहाँ भी है, ये नीचे वाला टर्म भी कट जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आर ए बचेगा। ठीक, और यहाँ डिवीजन में क्या आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइड में आएगा वो R2 आएगा, क्योंकि R2 से डिवाइड करेंगे हम। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। ठीक, तो हमको आर ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँगा, सीधे सीधे PT2 से टी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन टी डिवाइडेड बाई PT2 वी गेट। ठीक, हमें क्या मिलेगा, मैंने क्या बताया, आर बी आर सी कैंसिल आउट होंगे,
RA बचेगा, और इधर RA प्लस RB प्लस RC जो ये भी कट जाएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में आएगा, क्या होगा, R2 आएगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, RA को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड की क्वांटिटी उसको मैं कहाँ लिखूंगा, राइट हैंड साइड में। ठीक, तो हमारे पास RA की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे, RA ये किसके बराबर आ जाएगा, RA इक्वल्स टू ऊपर वाली क्वांटिटी तो यही आएगी, यानी कि R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 होल टोटल अपान किससे डिवाइड किया हूँ, R2 से। इसको मैं बोलने जा रहा हूँ TP1। ठीक, उसको मैंने PT1 बोला था, इसको क्या बोल रहा हूँ, TP1, T2 पाई ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, RA की वैल्यू हमको मिल गई। इसी तरह से मैं निकालूंगा R2 और R3 की वैल्यू, सॉरी RB और RC की वैल्यू। ठीक, तो RB और RC की वैल्यूज कितनी आएगी मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमको सारे इक्वेशंस दिख रहे हैं। ठीक, और ये T नंबर इक्वेशन को डिवाइड करना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो RA RB RC की वैल्यू जाएंगी उसमें ऊपर वाली क्वांटिटी सब में सेम आनी है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 सब में सेम आनी है। नीचे वाली क्वांटिटी सिर्फ चेंज होनी है, किससे डिवाइड करेंगे मैटर करेगा। ठीक, किस इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए, जब मुझे RB की वैल्यू चाहिए तो RB की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें RA और RC होगा उसे डिवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि RA और RC किस में दिख रहा है, PT3 में, तो PT3 से डिवाइड करेंगे हम। तो हम क्या मिल जाएगा, मैं यही लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, फ्रॉम इक्वेशन T डिवाइडेड बाई PT3। ठीक, हमको क्या मिलेगा, RB। अब RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लिख लो ना, RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 होल टोटल अपान डिवाइड किससे किया गया है, R3 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R3। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं किसकी वैल्यू, RC की। तो अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मैं लिख रहा हूँ RC की वैल्यू। देखिएगा RC की वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी तो सेम आनी है, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 डिवाइड में क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको RC फाइंड आउट करना है ना, तो RC फाइंड आउट करने का मतलब RA RB जिसमें हो, तो RA RB पहले वाले में है, डिवाइड किससे करना पड़ेगा, R1 से। तो यहाँ पे सीधे क्या आएगा, R1। ठीक, अब इसको मैं बोल दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर TP2 और इसको इक्वेशन नंबर TP3। T2 पाई ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन मिल गया हमको। ठीक, यानी कि हमको RA RB और RC की वैल्यूज मिल चुकी है। तो ये जो इक्वेशंस है तीनों की तीनों, इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं थोड़ा सा और कंट्रैक्ट कर दिया उसको, RA RB और RC की वैल्यूज आपको दिख रहे होंगे। इन तीनों इक्वेशंस का यूज करके हम लोग T नेटवर्क को पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक का सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, मतलब अगर आप लोग फार्मूला भूल रहे हैं बार बार, तो इसको मेमोराइज कैसे करें। ठीक, मतलब कह सकते हैं कि सर्किट डायग्राम टाइप फॉर्म कर दूंगा, उसको पिक्चर बोल सकते हैं आप लोग, उसको फॉर्म कर देता हूँ, उसी से बता देता हूँ। इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशंस या फार्मूलाज को लिखने कैसे हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग इसका नोट्स बनाते गए होंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेंगी। ठीक, क्योंकि मैं इसी में छोटा करते चला जा रहा हूँ, तो आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ा कम दिखे। देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, मैं दो नेटवर्क्स फॉर्म करने जा रहा हूँ। ठीक, और दोनों नेटवर्क के एक के अंदर फॉर्म करूँगा। कैसे, यहाँ रेड कलर पे मार्क कीजिएगा हमारा, ऊपर मैं पाई नेटवर्क फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक, ये पाई या डेल्टा नेटवर्क बोल सकते हैं इसको मैं फॉर्म कर लिया। इसके रेजिस्टेंसेस मैंने कैसे माने थे, इसको मैंने RA माना था, इसको मैंने RB माना था और इसको RC माना था। जस्ट इसी के अंदर मैं T नेटवर्क फॉर्म करने जा रहा हूँ, और T नेटवर्क को Y के फॉर्म में फॉर्म करूँगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो Y के फॉर्म में क्या आएगा हमारे पास, एक यहाँ से आ जाएगा, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं लगा होगा Y के फॉर्म में, और तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ कहीं लगा होगा।
यहाँ मैंने कैसे माना हुआ था, इसको मैंने R1 माना था, इसको R2 माना था और इसको R3 माना हुआ था। ठीक, ये दो नेटवर्क्स हैं, डेल्टा नेटवर्क और वाई नेटवर्क, दोनों एक दूसरे के अंदर काम किया हूँ। जनरली इसको पाई और टी भी बोल सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब देखिए, आपको अगर वैल्यूज लिखनी है तो कैसे आप लोग लिखेंगे, तो आपके सामने इक्वेशंस है, वहीं से मैं बता देता हूँ। जब हमको टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा, ठीक, तो टी टू पाई करने का मतलब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू चाहिए। अब आर ए की वैल्यू आप लोग जान रहे हैं कि इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ऊपर वाला टर्म, यानी कि जो नंबरेटर आ रहा है सब में कॉमन है। तो नंबरेटर अगर कॉमन है तो नंबरेटर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फंसेगा हमारा डिनोमिनेटर की, उसमें क्या लिखना है। डिनोमिनेटर के लिए सिंपल सर्मेट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आप लोग आर ए लिख रहे हैं तो आर ए के सामने क्या है, मैं यहीं से पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। जस्ट आर ए के सामने क्या है, R2 है। तो देखिए इसमें आर ए की जो वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे नीचे R2 आया होगा, दिख रहा है। मतलब आर ए की जो वैल्यू आएगी R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 अपान R2, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अगर आप लोगों को आर बी की वैल्यू लिखनी है तो आर बी के जस्ट सामने क्या है, R3। तो आर बी वाले में देखिए नीचे R3 आया हुआ है। ठीक, यहाँ दिख रहा है ना ये चीज़। इसी तरह से अगर आप लोग आर सी लिखेंगे तो आर सी के जस्ट सामने क्या आएगा, R1। ठीक, तो यहाँ आर सी वाले में क्या आया हुआ है, नीचे R1, और नंबरेटर में क्या हमेशा रहेगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। ये चीज़ कन्फर्म हुआ कि आप लोग टी टू पाई ट्रांसफॉर्म बड़े आसानी से कर लेंगे। अब पाई टू टी के लिए क्या करेंगे, पाई टू टी के लिए हमको क्या करना होता है, जैसे हमको R1 की वैल्यू लिखनी है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, अब वो छोटा हो गया है तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फिर से। जैसे हमको R1 की वैल्यू लिखनी है तो R1 की वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें अब डिनोमिनेटर सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। टी टू पाई में ये जो हमने किया हुआ था आर ए आर बी आर सी की वैल्यू का था, उसमें नंबरेटर सेम था। पाई टू टी में क्या है, डिनोमिनेटर सेम होता है। अब डिनोमिनेटर सेम होने का मतलब कितना है, आर ए आर बी प्लस आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे तो सीधे सीधा आ जाएगा आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ये डिनोमिनेटर सब में क्या होगा, सेम होगा। अब ऊपर क्या आएगा, न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर के लिए यहाँ ध्यान से R1 को देखिए, और R1 के दोनों तरफ कौन है, इसको लिख दीजिए। ठीक, तो R1 के एक तरफ आर ए है, दूसरी तरफ आर बी है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, आर ए और आर बी। ये हमको R1 की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे मैच कीजिए, यहाँ पे R1 लिखा हुआ है, आर ए आर बी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, ये दोनों मैच करेंगे तो सेम मिल जाएगा। तो तरीका क्या है, समझ में आ गया होगा कि हमको R1 लिखना है तो इसके दोनों तरफ के जो रेजिस्टेंसेस है उनकी वैल्यूज लिख लेनी है। इसलिए जब R2 लिखेंगे आप लोग तो उसमें क्या आ जाएगा, R2 आर बी आर सी दोनों तरफ है, तो ऊपर आ जाएगा आर बी आर सी अपान में फिर वही डिनोमिनेटर सेम है सब में, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, और इसी तरह से जब R3 लिखेंगे आप लोग तो ये भी देख लीजिए, R3 ये है, इसके दोनों तरफ क्या है, आर ए आर सी, तो ये क्या आ जाएगा ऊपर आर ए आर सी अपान आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक, तो ये तीनों हमको मिल गए। तो आप लोग सिंपली इस नेटवर्क को बना करके डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क बना लीजिए, और डेल्टा नेटवर्क के अंदर वाई नेटवर्क बना करके सिंपली इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, बस थोड़ा सा आपको दिमाग में ये रखना होगा कि टी टू पाई ट्रांसफॉर्मेशन में कॉमन क्या है, पाई टू टी ट्रांसफॉर्मेशन में कॉमन क्या है। ठीक, ये चीज़ें हैं। तो ये रहा हमारा आज का पूरा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, और अगर नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, हर एक कमेंट का रिस्पांस मैं करूँगा, करता भी हूँ जनरली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा हमारा ये नोडल एनालिसिस पे होगा। नोडल एनालिसिस आप टी एंड पाई नेटवर्क, जनरली हम पाई नेटवर्क का करते हैं, टी नेटवर्क में नहीं करते। तो नोडल एनालिसिस आप पाई नेटवर्क हम लोग करेंगे, उसके बाद नोडल एनालिसिस आप एन नोड्स नेटवर्क कर लेंगे हम लोग। ठीक, तो नोडल एनालिसिस की वीडियोज मैंने अभी तक नहीं डाली हुई है, तो नोडल एनालिसिस की वीडियोज अगले लेक्चर में आएंगी।